What's up guys, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely fine दोस्तों। इस वीडियो में जो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो वीडियो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक ठोक डालो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना मत। आई एम गारंटिंग, मैं किसी वीडियो में पहले नहीं बोलता लाइक करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ही कुछ ऐसी है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट, लेट्स गो टू द पॉइंट, है ना। तो इस वीडियो में हम करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड हाउ टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहला मूल मंत्र है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है? हाँ भाई, टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है। अरे भाई टाइम टेबल बनाएंगे, 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ेंगे और टाइम टेबल दीवार पे चिपका देंगे एंड टाइम मैनेजमेंट खत्म। कुछ भी नहीं टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल है कि मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। अगर टाइम टेबल बनाना है तो वो असलियत में टाइम टेबल लगना चाहिए। 15-15 घंटे 12-12 घंटे वाला टाइम टेबल नहीं बनाना, ठीक है ना। सिंपल, रियलिस्टिक, बाकी सारी चीज़ों को कवर करते हुए अपना खेलना, खाना पीना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, पबजी खेलना, सब कुछ कवर करके एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है कि जिसमें आपकी स्टडी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस हो और जिसमें आपकी अदर एक्टिविटीज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस हो। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। और आगे पॉइंट देखो, टाइम टेबल शुड कंटेन ऑल द अदर एक्टिविटीज डिस्कस्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक अ टाइम टेबल फॉर 3 और 2 days देन एडजस्ट द टाइम टेबल अगेन। ये मैं भी बहुत बार मैं अपनी चीज़ें अपनाता था। मैं जो टाइम टेबल था ना वो सिर्फ 2 या 3 दिनों का बनाता था या मैक्सिमम 1 हफ्ते का, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम टेबल नहीं बनाता था। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद या 2-3 दिनों बाद अपने टाइम टेबल को फिर से एडजस्ट करता था, ठीक है ना। कि एकदम से ये नहीं बनाना कि मैं इसी टाइम टेबल को फॉलो करूंगा, जो कि मेरा टाइम टेबल बना हुआ है उसी टाइम टेबल को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेक अ स्मॉल टाइम टेबल। 2 या 3 दिन का टाइम टेबल बनाना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बार बार पेज उसको चिपकाना है। अपने दिमाग में टाइम टेबल बनाओ ना भाई कि क्या क्या चीज़ें मुझे किस टाइम पे करनी है। सिंपल है, बस पढ़ाई इतना पता होना चाहिए कि पढ़ाई मैंने किस टाइम पे करनी है। बाकी सारी चीज़ें तो आप खुद ही एडजस्ट कर लोगे। सिर्फ 2 या 3 दिन का टाइम टेबल बनाओ। उसके बाद 2-3 दिन बाद टाइम टेबल फिर से एडजस्ट करो कि अगर मुझे ये टाइम सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद एडजस्टमेंट करते रहो अपने टाइम टेबल में, क्योंकि नई नई चीज़ें एक ही टाइम टेबल फॉलो करते रहोगे एंड यू विल बी नॉट कंसिस्टिंग दैट फॉलो। मतलब जब उस टाइम टेबल को फॉलो करोगे ना, कंसिस्टेंसी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ी थोड़े चेंजेस करते रहो टाइम टेबल में, एडजस्ट करो, अलग अलग चीज़ों को एडजस्ट करो। बहुत सी चीज़ें बार बार नई दिन में होती है। कभी कभार आपको मतलब कोई चीज़ आपने टाइम टेबल बनाया होता है लेकिन आप टाइम टेबल के हिसाब से नहीं जा पाते क्योंकि आपको कहीं जाना पड़ जाता है या कहीं बाजार जाना पड़ जाता है या घर का कोई काम होता है ना। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे आप टाइम टेबल को नहीं फॉलो कर पाते। तो इसलिए सिर्फ 2 या 3 दिन का टाइम टेबल बनाओ, उसके बाद एडजस्ट कर दो। क्या पता आपके 2 दिन थोड़े से बिजी हैं, कोई बात नहीं, आप अगले 3 दिन में एडजस्ट करो। जो आपका स्टडी का लॉस हुआ है उसको एडजस्ट कर दो 2-3 दिनों में, दैट्स फाइन। अब ये जो पॉइंट है, मेक अ टू डू लिस्ट ऑफ टुडे, टुमारो, येस्टरडे नहीं, जो आने वाला डे है, कि हर एक दिन का टू डू लिस्ट बनाओ कि मैंने इस दिन पर कौन सा काम करना है। कि ठीक, टू डू लिस्ट मतलब ये नहीं कह रहा कि बेशक आप चलो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अपने मतलब माइंड में टू डू लिस्ट बनाता था कि मुझे आज ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं या मैंने आज ये काम करना है या मैंने आज ये टाइम टेबल ही हो गया। टाइम टेबल तो होगा कि मैंने किस टाइम पे स्टडी करनी है। टू डू लिस्ट होगा कि मैंने किस चीज़ की स्टडी करनी है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक, क्या क्या चीज़ें मैं टॉपिक और कवर करूँगा इस दिन में या आज के दिन। ये सुबह उठ के बनाओ या जैसे मतलब जैसे उठते हो दिमाग में, या रात को पहले सोने से पहले सोच लो कि मैंने कल सुबह उठ के कौन सी चीज़ें बनानी हैं। बनानी कह दिया, कौन सी चीज़ें कवर करनी है, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें मेरी रहती हैं, कौन सी चीज़ टॉपिक्स मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं। और मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा, जो आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लगते हैं ना उनको सुबह पढ़ने की कोशिश करो। दैट विल बी ईजी टू ग्रैप। जब आप सुबह पढ़ने की कोशिश करोगे ना डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को, वो ईजिली ग्रैप हो जाएंगी, ठीक है। वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। डिफ़िकल्ट तो वैसे कुछ भी नहीं, टिपिकल होते हैं कई टॉपिक्स, तो थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ता है, इमेजिनेशंस वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है, जैसे विजुअलाइजेशन भी कह सकते हो।
लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक्स आर वेरी एसेंशियल। इसका मतलब ये है कि आपको जैसे 1 घंटा, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक कॉन्टीन्यूसली बैठ सकते हो। आधा घंटा बैठ सकते हो, इट्स फाइन। 20 मिनट बैठ सकते हो, इट्स फाइन। आपका अलग कंसंट्रेशन लेवल है। जैसे सपोज आप 20 मिनट बैठ सकते हो, सिर्फ 20 मिनट आपकी मतलब जो फोकस कर सकते हो, कोई बात नहीं, वो अपने आप बढ़ेगा ना। पहले 20 मिनट तो बैठो, अगर बैठ सकते हो 20 मिनट तो बैठो तो सही। 20 मिनट पढ़ लिया, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक ले ली। ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो, गाने सुनने हैं गाने सुन लो, ठीक है, या जो भी आपके माइंड को रिफ़्रेश करता है। ये मैं कभी कभार गाने वगैरह सुन लेता था, या कुछ भी वैसे ही टहल लिया, ठीक है, 5 मिनट के लिए। अब जैसे अब घंटा हो गया, घंटा तक बैठे हो, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट की ब्रेक ले लो। आप कुछ भी कर सकते हो 10-15 मिनट में, जो आपके माइंड को रिफ़्रेश कर देगा, जो आपके माइंड की जो एनर्जी है उसको रीलोड कर देगा, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा, और आपको जब ब्रेक्स लोगे ना, ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी। पता है क्या, अगर आप 2-3 घंटे कॉन्टीन्यूसली बैठे हो ना, आपको एक तो नींद आने लग पड़ जाएगी, एक ही जगह पे बैठे हो, ठीक है। और ये ज़रूर ध्यान रखना, जैसे आप 1 घंटा या 2 घंटा बैठे हो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी सीट्स चेंज करते रहो कि कहाँ पे आप बैठे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि मतलब सपोज कुर्सी है यहाँ पे, आप पहले कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद कहीं और जाके पढ़ो। ऐसा नहीं कि बाहर जाके पढ़ो, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने जो पोस्चर हैं वो चेंज करते रहो। गेटिंग द पॉइंट? और ब्रेक्स लेना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर 2 घंटे रेगुलर मतलब कॉन्टीन्यूसली 2-3 घंटे बैठे रहोगे वो तो अलग बात है। जब पेपर्स आएंगे तब सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने वक्त आपको 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन इस टाइम पे अभी ब्रेक्स लो। ब्रेक्स लेने का मतलब ये नहीं कि 20 मिनट पढ़ लिया और आधे घंटे की ब्रेक, दैट आई एम नॉट सेइंग। ब्रेक्स लेनी है, छोटी छोटी ब्रेक्स लेनी है, ताकि आपका माइंड जो एक बार रिफ्रेश हो जाए, जो पढ़ रहे थे उसको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा सब कुछ। मतलब ब्रेक्स आप खुद जब लोगे ना ब्रेक्स, यू विल बी फीलिंग दैट, मतलब आपको खुद पता चल जाएगा कि ब्रेक्स का फ़ायदा कितना होता है। सो टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। टाइम मैनेजमेंट आपको समझ आ गया है? अगर समझ आ गया है तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर। अब आता है दूसरा टॉपिक, हाउ टू रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम। ज़्यादा टाइम के लिए चीज़ों को याद कैसे रखें। क्या होता है कि कई बच्चों की कंप्लेंट आती है, जैसे कई बच्चे होते हैं उनकी कंप्लेंट आती है कि हम ना याद नहीं रख पाते चीज़ों को। हमने पढ़ लिया, उस चीज़ को याद नहीं रख पाते, ठीक है। और वो क्यों नहीं रख पाते, वो रीज़न है रिवीजन एक तो, ठीक है। रिवाइज नहीं करते। एक बार टॉपिक को पढ़ लिया, जब आप एक बार किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया ना, आपको पता है कि मुझे समझ आ गया, लेकिन आप उसको बाद में छोड़ देते हो कि आपके दिमाग में होता है नहीं मुझे आता है टॉपिक। लेकिन उस चीज़ की रिवीजन करनी बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। कोई भी टॉपिक किया है उसको 10-15 दिनों बाद रिवाइज कर दो, कि मैं एक बार फिर से नज़र मार ली। बेशक आपको टॉपिक वो बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन 10-15 दिनों बाद ना उस टॉपिक पे फिर से नज़र मार ली, उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लिया, आपका दिमाग फिर से उसको मतलब अच्छी तरह से वो याद रहेगा, ठीक है। रिवीजन तो बहुत असेंशियल है, ज़्यादातर बच्चों को तो ये पॉइंट होता है, पता ही होगा। प्रिटेंड टू बी अ टीचर। ओह, एक किसने लिखना है भाई? मेरी गलती है, वैसे गलती मेरी है, सॉरी। प्रिटेंड टू बी अ टीचर, जब आप दूसरों को सिखाते हो ना कुछ, वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक के लिए रिमेंबर रहता है, याद रहता है आपको ज़्यादा देर तक के लिए। जब आप किसी और को आपके, सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, चैप्टर नंबर 4, उसका आपको IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, आपको समझ आ गया। सपोज आपको समझ आ गया है, बट अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या ये टॉपिक मैं किसी और को समझा सकता हूँ? अगर यस तो समझाओ, किसी दोस्त को समझाओ, किसी भाई बहन को बिठा के समझाओ। लेकिन ना दोस्त आ सकते हैं लॉकडाउन में, ना भाई बहन को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों, हम क्यों पढ़े तुम्हारी पढ़ाई, क्या करना है। अब आप खुद भी, जैसे सपोज कोई भी वाइट बोर्ड है घर पे, या कोई कॉपी पेंसिल लो, या वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे समझाओ, ठीक है। खुद प्रिटेंड करो कि आई एम टीचिंग टू सम पीपल, या स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ मैं कुछ टॉपिक, और उनको समझ में आना चाहिए। क्या आप दूसरों को समझा सकते हो?
ठीक है। अगर आप प्रिटेंड करोगे ना कि मैं एक टीचर हूँ, सपोज बेशक कोई नहीं बैठा, आप प्रिटेंड करो कि आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, कि किसी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रिटेंड टू बी अ टीचर। जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर आपने कर लिया, उसके बाद आप ऐसे प्रिटेंड करो कि जैसे आप टीचर हो और आप किसी और को समझा रहे हो। सपोज मैं समझा रहा हूँ, ये देखो भाई ब्रोमोपेंटेन, ओके, सपोज मैं समझ लो अभी आप मेरे रूप में जैसे, ठीक है, दिस इज ब्रोमोपेंटेन, ओके, ऐसे प्रिटेंड करो, गेटिंग द पॉइंट। और वो चीज़ें ज़्यादा देर तक के लिए रिमेंबर रहेंगी। उसके बाद इमेजिनेशन, एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बहुत ही अच्छी लाइन है, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। अगर आप लिमिटेड नॉलेज से अपनी इमेजिनेशन यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इमेजिनेशन का बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। सपोज मैथ्स का कोई आंसर है, ठीक है, अब मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, उसको बहुत से अलग अलग तरीक़ों से निकाला जा सकता है। सपोज आपका एक क्वेश्चन निकल गया इस तरीके से, उस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से निकालने की कोशिश करो। इमेजिनेशन यूज़ करो कि मैं अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो तब कैसे होगा क्वेश्चन, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तब कैसे होगा। डोंट जंप टू द पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आंसर, जो भी आपके हिंट मतलब लेने की कोशिश करो। कहने के बाद पहले खुद अपना दिमाग लगाओ, 4-5 बार ट्राई करो, नहीं निकल रहा थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसके बाद फिर ट्राई करो, ठीक है। पहले ट्राई करो, सीधा आंसर देखने की कोशिश मत करो कि मेरा आंसर नहीं निकला, कैसे निकालूँ, मैं कोई सॉल्यूशन ले लेता हूँ, सॉल्यूशन देख लेता हूँ। नहीं, अपनी इमेजिनेशन यूज़ करो ना। इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज। आपको जितनी भी नॉलेज है बहुत है अच्छी, लेकिन उस नॉलेज में से मैक्सिमम जो आप इंटरेस्ट ले सकते हो वो करो। उसके बाद इफ़ कंफर्टेबल प्रेफर स्टडिंग इन मॉर्निंग। मैं उनके लिए नहीं कह रहा जो नाइट पर्सन, रात को पढ़ना अच्छा लगता है, यू कैन गो। आई एम नॉट टेलिंग एनीबडी टू चेंज योर टाइम टेबल। जैसे आप अगर आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो रात को प्रेफर करो, ठीक है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अगर सुबह पढ़ सकते हैं तो प्रेफर स्टडिंग इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में जब आप पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में अच्छी तरह चीज़ें याद रहती हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू नाइट। मैं वैसे नहीं कह, अगर आप रात में पढ़ना, डोंट चेंज एनी टाइम टेबल, मेरे कहने से मत चेंज करना। मैं अभी भी कह रहा हूँ जैसा अगर आप रात को पढ़ रहे हो रात को पढ़ो, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ अगर आप सुबह पढ़ सकते हो, ठीक है, फिर प्रेफर करो कि मैं सुबह पढ़ूँ, ठीक है। हाउ टू रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम टॉपिक कंप्लीट। लेट्स गो टू द थर्ड टॉपिक। अब आता है थर्ड टॉपिक। इसका मतलब है कि जिन बच्चों का थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, जिनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, उनके लिए कुछ मूल मंत्र हैं 3-4। बाकी तो जो मेन चीज़ें, जो ये 4-5 चीज़ें हैं ना, ये ध्यान में रखना। ये पॉइंट्स बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अगर पढ़ना है तो पढ़ाई का एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, इन द सेंस कि जैसे आप पढ़ रहे हो, स्टडी ऑन अ टेबल, देखा, स्टडी ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ो, बेड के ऊपर लम्बे पढ़ के हाँ नींद, ऐसे नींद आएगी और कुछ नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और क्लीन एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि मैसअप क्रिएट करो, मतलब इसका है कि कई मतलब स्टूडेंट्स को पसंद होता है या कई बच्चों को पसंद होता है कि वो एक मैस में पढ़ें, जैसे किताबें खिल रही हों। वो मैं भी वैसा ही स्टूडेंट था, जैसे मुझे किताबें उथल पुथल चाहिए होती कि किताबें खिल रही पढ़ें, ठीक है। लेकिन कई प्रेफर करते हैं, जैसे मेरे टीचर्स भी प्रेफर करते थे कि यू शुड क्रिएट अ क्लीन एनवायरनमेंट, कि एक पूरा मैनेज होना चाहिए कि आपकी बुक्स, अगर आप बुक्स ढूंढने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी सोशल की बुक यहाँ पे पड़ी है, हिंदी की बुक यहाँ पे पड़ी है, मैथ्स की बुक यहाँ पे पड़ी है। और एक टेबल के ऊपर प्रेफर करना। हाँ, टेबल के ऊपर मैं ज़रूर पढ़ता था, लेकिन जो रिटर्न काम वगैरह होता था ना वो मैं ज़रूर बेड के ऊपर बैठ के कर लेता। लेकिन जब पढ़ना, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी, कोई मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने या कुछ चीज़ याद करनी या चैप्टर पढ़ना, आई ऑलवेज प्रेफर स्टडिंग ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ो। रिटर्न काम है कोई बात नहीं, बेड के ऊपर बैठ के आराम से करो, जैसे मर्जी गाने सुनते हुए करो कभी कभार रिटर्न काम। जो रिटर्न काम इन द सेंस कि जो चीज़ें फालतू होते हैं, कई चीज़ें होती हैं ना जो फालतू में लिखनी पड़ती हैं वो, लेकिन जब आप कई चीज़ें को देख रहे हो कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, जो आप थ्योरी पढ़ी हो उसको रिटर्न फॉर्म में कर रहे हो, वो गाने सुन के और बेड के ऊपर नहीं। जो चीज़ें बेकार होती हैं ना, यू अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ें बेकार होती हैं लिखने में,
जो होती हैं बुक्स में मेंशन, लेकिन कभी कभार स्कूल का प्रेशर और लिखनी पड़ते हैं कि ये जैसे कह सकते हो कि ये लिखनी है, वो गिवन ज़रूर है और कॉपी में ज़रूर लिखनी है, ठीक है। एंड रीड लाउड, कभी कभार आप सोच रहे हो आपका मेरा मन लग नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा स्टडी में, स्टार्ट रीडिंग लाउड, ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू करो। ऐसा नहीं स्पीकर लगा के माइक लगा के, वो नहीं। जैसे सपोज़ आप कईयों का होता है कि ऐसे पढ़ना है मन में, लेकिन मेक जैसे कह सकते हो ऊंची ऊंची पढ़ो। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स अपने सारे लिखे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मेक अ टू डू लिस्ट, मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। ऐसे पढ़ना शुरू करो, ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू करो, कभी बार अपने मुंह से बोलना शुरू करो। कईयों का होता है कि वो मन में पढ़ना शुरू करते हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता था कि मैं बोल के जो भी पढ़ रहा हूँ उसको बोल के मतलब पढूं। उसके बाद ड्रिंक वाटर, जब जैसे जैसे पढ़ रहे हो उसके साथ पानी भी पीते रहो। पानी डिहाइड्रेशन, जैसे हाइड्रेट करते रहो अपनी बॉडी को, ठीक है। म्यूज़िक ओनली फॉर दोज हु कैन। कईयों का होता है कि जो वो ना गाने सुनते हुए पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता है। गाने सुनने का मतलब ये नहीं कि पंजाबी सॉन्ग लगाए चल बेस के साथ पूरी वॉल्यूम, वो नहीं। जैसे सॉफ्ट म्यूज़िक, अगर आपको अच्छा लगता है म्यूज़िक लगा के पढ़ना, सॉफ्ट म्यूज़िक, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि वो ज़्यादा बेस वाले म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ थोड़ी सी कंसंट्रेशन कईयों को होता है। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, कई बंदों को होता है कि वो म्यूज़िक चलाते हुए पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड दे आर कंफर्टेबल वाइल स्टडिंग। ऑल्सो राइट टॉपिक्स, मेक नोट्स। नोट्स बनाना बहुत एसेंशियल है। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि सेम डिट्टो कॉपी जो डेफिनेशंस वगैरह बुक में लिखी हैं वो आप कॉपी में लिखो, नहीं। आपने एक चैप्टर को पढ़ लिया, आपको श्योर है कि आई कैन डू एनी क्वेश्चन इफ़ एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, उस चैप्टर के नोट्स बनाओ और अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज जैसे मर्जी। आपको समझ आ गया कि हाँ, आपने दिमाग में बिठा लिया, एक मैप बना लिया दिमाग में कि हाँ मुझे ये टॉपिक समझ आ गया। अब उस टॉपिक की नोट्स बनाओ, उस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ऑल्सो राइट टॉपिक्स, या उसको नोट्स भी कह सकते हैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सपोज आपने कोई भी चैप्टर किया या मैथ्स का कोई भी चैप्टर किया, मार्कर कहाँ गया, वो रहा, दो। मैथ्स का कोई भी चैप्टर किया, ट्रिग्नोमेट्री, अब उसकी जो एक्सरसाइज 8.4 है भाई, ठीक है, वो कह सकते हो थोड़ी सी टिपिकल है, उसमें अलग अलग फार्मूलाज यूज़ होने हैं। वो चलो आपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कर ली 8.4। अब उस वैसे क्वेश्चंस जैसे प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS वाले प्रूव वाले क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो, उनमें से देखो कि ऐसे क्वेश्चंस कौन से आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले जो सालों में क्वेश्चन आए हैं बोर्ड्स के पेपर में, उनको सॉल्व करो उस टॉपिक से रिलेटेड। गेटिंग द पॉइंट। अब उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर टेक अ स्मॉल ओवरव्यू। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, उसका छोटा सा ओवरव्यू लो पहले। जो मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसके पहले सारे फॉर्मूलाज देखो कि कौन कौन सा फॉर्मूला कौन कौन सी एक्सरसाइज में यूज़ होगा या क्या क्या चीज़ें, उसके बेसिक्स क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद है मैथ्स का सपोज आपने फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े, डोंट जंप टू द एक्सरसाइज, ठीक है। पहले जो एग्जाम्पल्स गिवन होती हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल्स गिवन होती है, उन एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करो, थोड़ा सा देख देख के करो, फिर समझ आ जाएगा। जब फिर एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करनी ईजी रहेगी। एग्जाम्पल्स ज़रूर करना, पहले एक्सरसाइज करने से पहले एग्जाम्पल्स ज़रूर करना। उसके बाद डू नॉट टेक एनी टॉपिक लाइटली। अब क्या होता है, हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, जब उसका एंड आने वाला होता है चैप्टर का, हम में वो जोश नहीं रहता, या कह सकते हो हम उस टॉपिक को लाइटली ले लेते हैं। हम में ना कह सकते हो कि जैसे चैप्टर चल रहा है, अब उस चैप्टर के एंडिंग पे पहुंच गए, हमें पता है कि चैप्टर खत्म होने वाला है, लेकिन आखिरी टॉपिक को हम उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ते जितनी अच्छी तरह से हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। मैं ये मेक श्योर करो कि उस टॉपिक को भी उसी जोश के साथ, उसी मतलब जो चीज़ आपने बाकी चैप्टर में की, उस टॉपिक को भी वैसे ही करो। आखिरी वाले टॉपिक्स को लाइटली मत लो कि ये टॉपिक्स बाद में हो जाएंगे, कोई बात नहीं, एक रीडिंग ले लेते हैं। पूरे चैप्टर को फिनिश करो, ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़ो मत। अब मूल मंत्र ये है, आखिरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फोकस ऑन योर प्रेजेंट। टेंशन मत लो कि फ्यूचर में क्या होगा,
ठीक है, अगर आपने मेहनत की है तो मार्क्स तो आएंगे ना आराम से। फोकस ऑन योर प्रेजेंट, जो चीज़ चल रही है आप अपना पढ़ रहे हो, अपना मन लगा के पढ़ो। ये मत सोचो कि मेरे नंबर इतने आएंगे या इतने आएंगे। आप पढ़ ही जाओ अपना। अगर उसकी टेंशन लोगे कि मेरे नंबर इतने आएंगे या इतने आएंगे, तो आप अपने प्रेजेंट पे नहीं फोकस कर पाओगे, आप स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पाओगे। फोकस करने का मतलब समझ रहे हैं। मैक्सिमम ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सोच रहे होते हैं कि हमारे नंबर कितने आएंगे। अरे भाई नंबर आएंगे ना अगर पढ़ोगे, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पढ़ लोगे तो नंबर आएंगे। फोकस ऑन योर प्रेजेंट, आई एम सेइंग कि अपनी जो वर्तमान चल रहा है अपना, आप स्टडीज़ पे जोर दो। वर्तमान अभी क्या है आपका, स्टडीज़ अच्छी तरह करनी है। जब आएगा देखी जाएगी ना, बोर्ड्स में अगर सारा कुछ आता होगा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। गेटिंग द पॉइंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है, अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बस बाय बाय। 2 बार वीडियो को प्रमोट कर दिया।